गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी यूपी बोर्ड वाले ना आए। अभी यूपी बोर्ड वालों के लिए नहीं चल रहा है भाई, ये बताया जाएगा के लिए है। ठीक है, बताएंगे यूपी बोर्ड वालों को। अभी एक आध दिन रुक जाओ और, ठीक है। अभी यूपी बोर्ड वालों का नहीं चल रहा है। यूपी बोर्ड के सिलेबस में वो कटा है, बस एक आध दिन और चलेगा। ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जय माँ सरस्वती सबको भाई। फटाफट लाइव जुड़ो, फटाक से जुड़ो, स्टार्ट किया जाए क्योंकि समय बहुत कम है। आ जाओ भाई, फटाक से आ जाओ, लाइव लाइव आओ। चलो भाई, समय अब ज्यादा हो रहा है, अब स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, आ जाओ। ठंडी में सब आते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। चलो। ठीक है भाई, तो कल हमने आपको बताया था निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है। ठीक है। ठीक है। हमने अभी इसके पहले बताया था कि निस्तापन क्या होता है और भर्जन क्या होता है, तो निस्तापन और भर्जन हमने देख लिया। अब देखो, हमने जितने भी सल्फाइड हो चाहे कार्बोनेट है, इसको बस समझो। हमने क्या किया है, चाहे सल्फाइड आयस को हूं, चाहे सल्फाइड आयस को हूं, या फिर कार्बोनेट आयस को हो, या फिर क्या हो, कार्बोनेट आयस को हो, इन दोनों को हमने बदल दिया है ऑक्साइड में, ऑक्साइड आयस्क में। किसमें बदल दिया भैया? ऑक्साइड। ठीक है ना। चाहे कार्बोनेट आयस्क को हो, चाहे सल्फाइड आयस्क को हो, हमने उसको बदल दिया है इसमें ऑक्साइड आयस्क में। अब आप समझो, हम कार्बोनेट कार्बोनेट आयस्क का हम लोग क्या किए थे वहां पे? बोलो भाई, बताओ फर्क से। कार्बोनेट आयस्क का क्या किए थे? निस्तापन। और सल्फाइड आयस्क का क्या किए थे? हर्जन। ठीक है ना। अब समझो, इतना करने के बाद, ठीक है भाई, इतना करने के बाद हमें क्या मिल गया है? ऑक्साइड आयस्क। हमें क्या मिल गया है? ऑक्साइड आयस्क। मतलब जो धातु है वो ऑक्साइडों के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं, धातु ऑक्साइड हम पा गए। अब इसका हम करेंगे अपचयन। और शुरुआत में हमने ऑक्सीकरण किया, अब इसका करेंगे अपचयन। क्या करेंगे? अपचयन। अपचयन करने से क्या मिलेगी? धातु। अपचयन करने से क्या मिलेगी हमें? धातु मिलेगी। तो अपचयन करने के लिए भी विधियां प्रयोग की जाती। अपचयन की विधि में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्मेल्टिंग। क्या पढ़ेंगे भाई? स्मेल्टिंग पढ़ेंगे। और जिसको हम लोग कहते हैं प्रगलन। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रगलन। तो यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा प्रगलन क्या होता है। बात समझ में आ गया? प्रोसेस को समझो, प्रोसेस को समझो। प्रोसेस क्या है? शुरुआत में मेरे पास खनिज था, तो खनिज से हमने पाया अयस्क। ठीक है ना। अयस्क का हम किए सांद्रण। सांद्रण के बाद ये कई प्रकार के
मतलब सांद्रण के कई प्रकार की विधियां हो गई। सांद्रण से क्या मिला हमें, सांद्रण से अयस्कों के प्रकार मिले। और यहाँ पे मेन कैटेगरी कितनी थी, दो कैटेगरी थी, एक था कार्बोनेट में और दूसरा था सल्फाइड में। इन दोनों का इन सभी को हमने बदल दिया किसमें, ऑक्साइड अयस्क में। अब ऑक्साइड अयस्क का हम लोग करेंगे अपचयन, और अपचयन से मिलेगी धातु, और इन्हीं धातु के लिए हम क्या पढ़ेंगे, प्रगलन। इन्हीं धातुओं के प्राप्त करने के लिए क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, प्रगलन पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है भाई, इसी के लिए हम क्या यहाँ पे पढ़ेंगे, प्रगलन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक की चीजें हो गई थी। अविनाश राव, अरे बताया तो था, क्या पूछे थे भैया। क्या पूछे थे बताओ। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर है कि अब हमें प्रगलन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रगलन। और प्रगलन की क्रिया कराने के लिए, प्रगलन की क्रिया कराने के लिए मतलब प्रगलन क्या है, अपचयन का प्रोसेस है। अब इस प्रगलन की क्रिया कराने के लिए इसमें कुछ अलग से मटेरियल डाला जाता है, कुछ पदार्थ हम अलग से डालते हैं, ठीक है ना। प्रगलन की क्रिया कराने के लिए इसमें बाहर से कुछ पदार्थ डालते हैं, इस पदार्थ का हम नाम देते हैं गालक। इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, गालक। इंग्लिश में कहते हैं फ्लक्स, क्या कहते हैं, फ्लक्स। और प्रगलन को इंग्लिश में कहते हैं स्मेल्टिंग, ठीक है मेरे भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब हमें पढ़ना है प्रगलन और गालक। क्या पढ़ना है, प्रगलन और गालक पूछा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, चले भाई, चलो आ जाओ। अब अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे प्रगलन। क्या पढ़ लेंगे, प्रगलन। तो हेडिंग लगा दो। ब्राउनी गति का डिफिनीशन बड़े अंकों के लिए, अरे ब्राउनी गति का डिफिनीशन बड़े अंकों के लिए हमने कराया है, डिटेल में कराया भैया, ठीक है भैया। चलो आ जाओ, प्रगलन किसे कहते हैं। देखो अब हमने क्या किया है, जो हमारे पास अयस्क था उसका निस्तापन भर्जन करके ऑक्साइड अयस्क में बदल लिया है। जो हमारे पास अयस्क थे उसका हमने निस्तापन और भर्जन करके ऑक्साइड अयस्क में बदल रखा है, ठीक है ना। जब ऑक्साइड अयस्क में बदल रखा है तो उसी को, अब उसी को हम क्या करेंगे, उसी को अपचयित करेंगे, और उसी अपचयन करने, उसी को अपचयित करेंगे मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकालेंगे। और उसके लिए ही जो प्रोसेस होता है, उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसी का नाम होता है प्रगलन। उसी का नाम क्या होता है, प्रगलन होता है, ठीक है। आओ भैया, देख किसी का ना मैं कमेंट वमेंट ना इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम यहाँ कम है, थोड़ा सा पढ़ा लूँ ना तो फिर तुमसे बात करते हैं। तो लोग झुट्टा अपने मन में मतलब भ्रम पाल रखा है ना, कि हमारा कमेंट देख के इग्नोर करे, ऐसा कुछ नहीं है यार। हम देखेंगे, अभी थोड़ा सा हम पढ़ा ले, ठीक है, घबराओ नहीं, ठीक है। चलो ये बोलते हैं निस्तापित अथवा भर्जित अयस्क में, निस्तापित अथवा भर्जित अयस्क में, निस्तापित अथवा भर्जित अयस्क में अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ
और इसमें मेनली क्या मिलाते हैं, एंथ्रासीन मिलाया जाता है, एंथ्रासीन, है ना। मेनली इसमें क्या मिलाते हैं हम लोग, एंथ्रासीन मिलाते हैं, ठीक है, एंथ्रासीन कोक मिलाया जाता है, ठीक है। अब चायक पदार्थ के रूप में यहाँ क्या मिलाते हैं, यूपी बोर्ड वालों के लिए नहीं है मेरे बच्चा, यूपी बोर्ड वाले अभी आप लोग पीछे के क्लास जो छूटे हैं ना उनका रिवीजन कर लो, ठीक है। अभी यूपी बोर्ड वाले जो पीछे पढ़ाया गया, जो पिछले चैप्टर के हैं उन सबका रिवीजन करो। ये चैप्टर खत्म हो जाता है तो मैं सूचना दिलवाता हूँ तुमको लोग को, ठीक है ना। अभी यूपी बोर्ड वाले पीछे का रिवीजन करते रहे, ठीक है, ठीक है भाई। जिसका भी छूटा है वो अपना पीछे का रिएक्शन मतलब कि जो रिवीजन है उसे करते रहे। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए अभी ये चैप्टर नहीं है, ठीक है। एंथ्रासीन को कहते हैं, और उचित गालक मिलाकर, और उचित गालक, अब गालक क्या होता है पढ़ेंगे, पूछना मत, पढ़ाएंगे हम खुद। मिलाकर, गालक मिलाकर उच्च ताप पर, गालक मिलाकर उच्च ताप पर, ठीक है ना। कार्य न लैकवा, तू लोग को कितनी बार कर रहे, यूपी बोर्ड वालों के लिए नहीं है तो काहे कमेंट कर रहा है रे, कह रहा है कि यूपी बोर्ड वाले अभी पीछे का दोहराओ, तभी नहीं सुन रहा है। मिलाकर उच्च ताप पर गलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं, उच्च ताप पर गलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं, प्रगलन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है भाई, निस्तापित अथवा भर्जित अयस्क में अपचायक पदार्थ जैसे एंथ्रासीन और उचित गालक मिलाकर उच्च ताप पर गलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती, प्रगलन। अब देखो अयस्क तो गल जाएंगे लेकिन अधातु वहां से नहीं गलते, अयस्क को हम निकाल लेंगे, गलाते हैं, इसको क्या करते हैं, मेल्ट कराते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, मेल्ट कराते हैं। जो अयस्क है, जो निस्तापित और भर्जित अयस्क हमें मिला है उसे गलाएंगे, नहीं गलेगा तो कुछ गालक वालक मिला के, कुछ अपचायक पदार्थ मिला के उसे गलाएंगे, ठीक है ना, उसे क्या करेंगे भाई, गलाएंगे, ठीक है। चलो देखेंगे, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया वात्या भट्टी, यह अभिक्रिया कहाँ कराते हैं, वात्या भट्टी में कराई जाती है। यह अभिक्रिया वात्या भट्टी में कराई जाती है। इसे कहाँ कराते थे, वात्या भट्टी में कराते हैं। यह अभिक्रिया वात्या भट्टी में कराई जाती है, ठीक है। यह अभिक्रिया कहाँ कराई जाती है, वात्या भट्टी में कराते हैं। क्या कराते हैं भाई, वात्या भट्टी में। वात्या भट्टी क्या होता है पढ़ना है, पढ़ाएंगे, ठीक है ना, वात्या भट्टी क्या होता है, ठीक है। आगे लिखेंगे होता क्या है, कहते हैं इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में अयस्क का गलित धातु में अपचयन हो जाता है। इस अभिक्रिया में अयस्क का, अयस्क का गलित धातु में अपचयन हो जाता है, गलित धातु में अपचयन हो जाता है।
तथा अशुद्धियां, तथा कौन, जो अशुद्धियां मिली है, अब चयन हो जाता है तथा गालक अयस्क में उपस्थित, तथा गालक अयस्क में उपस्थित, गालक अयस्क में उपस्थित अधात्री से अभिक्रिया करके, उपस्थित अधात्री से अभिक्रिया करके जो अशुद्धियां हैं, ठीक है ना, जो अशुद्धियां मिली हैं उनके साथ क्या करता है, तो अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करके गलित धातुमल बनाता है, गलित धातुमल बनाता है, गलित धातुमल बनाता है, जो हल्का होने के कारण धातु के ऊपर तैरता है, जो हल्का होने के कारण गलित धातु के ऊपर तैरता है, के ऊपर तैरता है। अब जब तैरेगा तो वही से बाहर निकाल लेंगे। जब जो धातुमल है, जो अधात्री है, वह गलित धातु के ऊपर जब तैरेगा तो वहीं से काट के निकाल लेते हैं। इसे देखिए हो ना, गन्ने के रस को जब हम लोग क्या करते हैं, वाइपराइज करते हैं, तो जो गंदगियां रहती है उसे हम छाना करते हैं, बार बार निकाला करते हैं। उसी तरह इसमें भी क्या होगा, जो अधात्री रहेगा ऊपर बनेगा, उसे हम निकाला करते हैं, ठीक है ना। कहेंगे जिसे अलग कर लिया जाता है, जिसे पृथक कर लिया जाता है, जिसे पृथक, जिसे पृथक कर लिया जाता है, ठीक है भाई। सब्जेक्ट केमिस्ट्री चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, हमारा नाम शुभम है, हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लास 6:35 से चल रही है, यह लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है भाई। बात समझ में आ गया इतना? तो प्रगलन समझ में आया? प्रगलन क्या है, जो भर्जन और निस्तापन से अयस्क प्राप्त है उन्हें गलाने की एक प्रक्रिया है, उन्हें गलाने की क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें हम क्या मिलाते हैं, गालक मिलाते हैं। अब गालक क्या होता है, गालक की चर्चा करते हैं, पहले से एग्जाम्पल की बात कर ले, फिर हम लोग गालक की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे हेमेटाइट, हेमेटाइट का प्रगलन, एग्जाम्पल क्या लेंगे भाई, हेमेटाइट का प्रगलन। तो कोक मिलाना है ना, तो हेमेटाइट का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 होता है। क्या होता है हेमेटाइट का फार्मूला, क्या होता है, Fe2O3 होता है। इसमें हम लोग कोक मिला देंगे, क्या मिला देंगे, कोक मिला देंगे और कर देंगे गर्म। और क्या कर देंगे भाई हम लोग इसको गर्म, तो इसमें से क्या बनेगा, 2Fe अलग हो जाएगा, प्लस 3CO, यह गैस के रूप में हो जाएगा बाहर, यह आयरन धातु हमें प्राप्त हो जाएगी, आयरन धातु हमें क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में आ गया, यह आयरन धातु हमें क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से प्रोसेस किया जाता है किसका, प्रगलन का। किसका प्रोसेस किया जाता है, प्रगलन का। क्लियर है भाई मेरे?
ठीक है भाई, चलो आगे चले। तो बात करें यहाँ पे जो एक नया टर्म आया है गालक, एक जो नया टर्म आया है गालक, यह गालक क्या होता है? ठीक है, बाकी देखो हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ा रहे हैं, है ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ा रहे हैं, जो कुछ छूटा रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ करा देंगे, उसे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ करा देंगे, ठीक है ना, उसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ करा देंगे। बस में तो गालक किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं क्या कि भाई हम प्रगलन की क्रिया में अयस्क को गलाने के लिए जो पदार्थ मिलाते हैं, प्रगलन की क्रिया में वे पदार्थ जो मिलाते हैं कि वह पिघल जाए, उसे उसी पदार्थ को क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। क्या कहते हैं? गालक। कहेंगे वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित, वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित, वह पद क्या कर रहे हो भाई, प्रगलन को द्रावण भी न, अच्छा इंग्लिश में स्मेल्टिंग कहते हैं, आप इंग्लिश जान जाओ, स्मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से, अगलनीय अगलनीय अशुद्धियों, अगलनीय अशुद्धियों, कल का पीडीएफ अपलोड हो गया, अगलनीय अशुद्धियों, और अशुद्धियों को हम कहते क्या है, अधात्री या गैंग कहते हैं। अशुद्धियों क्या कहते हैं, अधात्री या गैंग कहते हैं। ये उच्च ताप पर अभिक्रिया करके, ये उच्च ताप पर अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों, अशुद्धियों को अधात्री कहते से उच्च ताप पर अभिक्रिया करके गलनीय पदार्थ, अभिक्रिया करके गलनीय पदार्थ, मतलब इनके साथ अभिक्रिया करके कैसा कैसा बना लेता है, गलने लायक बना लेता है, गलनीय पदार्थ जिसे, गलनीय पदार्थ जिसे क्या कहते हैं हम लोग, गाल, जिसे धातुमल कहते हैं, इसे धातुमल कहते हैं, धातुमल कहते हैं, गालक कहलाता है। इसको मैं आपको समझाऊंगा, गालक कहते हैं। समझो क्या कहना चाहता है, करा वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों, वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से उच्च ताप पर अभिक्रिया करते, से उच्च ताप पर अभिक्रिया करे, गलनीय पदार्थ, गलनीय पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है, गलनीय पदार्थ बनाता है। इसको लिखा नहीं गया, आप लोग समझो, गलनीय पदार्थ बनाता है जिसे धातुमल कहते हैं। क्या कहलाता है, गालक। मतलब जो पदार्थ हम डाले थे उसे गलनीय पदार्थ बनाने के लिए, उसे तो धातुमल कहते, जो बनाया नया का धातुमल कहते, लेकिन जो हम डाले थे उसको क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। ठीक है भाई, नोट में लिख लेंगे, गलित धातुमल का घनत्व, गलित धातुमल का घनत्व, क्या करे भाई, गलित धातुमल का घनत्व गलित धातु से कम होता है, गलित धातु से
कम होता है, गलित धातु से कम होता है। और आगे लिख लीजिएगा, तो पहला पॉइंट और दूसरा लिख लीजिएगा, गलित धातुमल, क्या बोलेंगे भाई, गलित धातुमल प्रायः सिलिकेट होते हैं, प्रायः सिलिकेट, क्या होते हैं, सिलिकेट होते हैं। सिलिकेट मतलब सिलिकॉन के ऑक्साइड होते हैं, सिलिकेट का मतलब SI, सिलिकॉन के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, सिलिकॉन के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, नोट करो, फटाक से आगे चलेंगे। ठीक है भाई, हो गया। तो अब देखो, हमें इससे धातु प्राप्त हो जाएगी, इससे क्या प्राप्त हो जाएगी भाई, इससे धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। गलित धातु क्या होता है, गलित धातु का मतलब हो गया वह किसी भी लोहे की मतलब कोई भी धातु है तो उसे हम द्रव की तरफ पिघला दें तो उसे क्या बोलते हैं, गलित धातु। क्या बोलते हैं, गलित धातु। सर ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, धातु तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत, ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमें धातु प्राप्त हो गई है, अब हमें क्या, गलित धातु प्राप्त हो गई। हाँ, जय मां सरस्वती। गलित धातु प्राप्त हो गई है। अब हम धातुओं का शोधन या परिष्करण पढ़ेंगे। अब धातु शुद्ध कैसे किया जाए, हम पढ़ेंगे धातुओं का शोधन। क्या पढ़ेंगे, धातुओं का शोधन, या इसी को बोलते हैं परिष्करण, या इसी को क्या बोलते हैं भाई, परिष्करण, या इसी को हम क्या बोलते हैं, परिष्करण। बात समझ में आ रहा है। धातुओं का शोधन पढ़ेंगे, या तो इसी को कहते हैं क्या, परिष्करण। इंग्लिश में बोल देंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल या प्यूरिफिकेशन, इंग्लिश में बोल देंगे प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, क्या बोल देंगे भाई, रिफाइनिंग ऑफ मेटल बोल देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। सर यूपी बोर्ड वालों के लिए है, जी नहीं है। ठीक है, अब आगे चलो। ठीक है भाई, तो देखो इधर, तो ऊपर हमने अभी तक जितना मेथड यूज किया, सॉरी, ऊपर अभी तक हमने जितना मेथड यूज किया है
उनसे जो हमें धातु अभी प्राप्त हुई, ऊपर जितना मेथड हमने यूज किया उससे जो धातु हमें प्राप्त हुई है वह पूर्णतया शुद्ध नहीं होती। ऊपर हमने जो भी मेथड यूज किया है उसमें अभी जो हमें धातु प्राप्त हुई पूरी तरह से शुद्ध धातु प्राप्त नहीं हुई है। बात समझ में आ रहा है? फिर से समझ लो कि ऊपर अभी हमने निस्तापन, भर्जन, प्रगलन जो भी प्रोसेस किया उसमें जो हमें धातु प्राप्त हुई पूर्ण रूप से वह शुद्ध नहीं है। जब पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है मतलब उसमें अशुद्धियां हैं तो हमें शुद्ध करना पड़ेगा। अब उनको और शुद्ध बनाने के लिए क्या उपयोग करना पड़ेगा उसे पड़ेगा, मतलब उनको और शुद्ध करना है, और शुद्ध करने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो पहली चीज जानो कि धातु में कौन कौन सी अशुद्धियां अभी मिली होंगी, कौन कौन सी अशुद्धियां अभी उनके पास होंगी। अब अशुद्धियों के अनुसार किस प्रकार की अशुद्धि है उसी प्रकार से यहाँ पर उनके शोधन की विधि लगाएंगे। अशुद्धियों के आधार पर यहाँ पे हमें शोधन पढ़ना है। जैसे सल्फाइड की अशुद्धि होगी तो क्या मेथड होगा, ऑक्साइड की अशुद्धि के लिए क्या मेथड होगा, तो हर प्रकार की अशुद्धि के लिए अलग अलग मेथड यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चल अब बात करते हैं। लिखते हैं धातुओं के शोधन करने के लिए अनेक विधियां प्रयुक्त होती हैं। धातुओं के शोधन के लिए अनेक विधियां प्रयुक्त होती हैं। प्रयुक्त होती हैं जो धातुओं के शोधन के लिए अनेक विधियां प्रयुक्त होती हैं जो धातु की प्रकृति एवं उसमें उपस्थित, जो धातु की प्रकृति एवं उसमें उपस्थित अशुद्धियों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ठीक है, एवं उसमें उपस्थित अशुद्धियों पर भी निर्भर करती है। कहने का मतलब है कि अब हम शुद्धिकरण के लिए क्या मेथड लगाएंगे तो वह निर्भर कर रहेगा, किस पर निर्भर करेगा कि अब धातु की प्रकृति क्या है, क्या धातु की प्रकृति क्या है और उसमें अशुद्धि कैसी है। धातु की प्रकृति क्या है और उसमें अशुद्धि कैसी है, इसी बात पर निर्भर करेगा शुद्धिकरण। तो अब हर टाइप के अशुद्धि और हर टाइप के मेटल के लिए, धातु के लिए अलग अलग यहाँ पर शुद्धिकरण का प्रोसेस है। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, आयरन का है, यह हमें पढ़ना है, यह हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू साहिल खान जी। ठीक है, चलो भैया, तो अब बात करते हैं धातुओं में निम्नलिखित अशुद्धियां हो सकती हैं। धातुओं में निम्न अशुद्धियां हो सकती हैं। अशुद्धियां हो सकती हैं, क्या अशुद्धि हो सकती है, पहला देखिए क्या अशुद्धि हो सकती है। पहला, अयस्क में उपस्थित उपस्थित अन्य धातु ऑक्साइडों, अयस्क में उपस्थित अन्य धातु ऑक्साइडों, मतलब दूसरे के धातु, अयस्क में किसी और का धातु ऑक्साइड, क्या लिखा हमने, अयस्क में उपस्थित अन्य धातु ऑक्साइड, अन्य धातु
ऑक्साइडों के अपचयन से प्राप्त अन्य धातुएं, अन्य धातु ऑक्साइडों के अपचयन से, ऑक्साइडों के अपचयन से प्राप्त अन्य धातुएं, प्राप्त अन्य धातुएं, इसकी अशुद्धि हो सकती है, यह अशुद्धि हो जाएगा वहां पे। और दूसरी अशुद्धि क्या हो सकती है, कहते हैं भट्टी में अपचयन से प्राप्त धातुएं, जैसे भट्टी है हमारे पास, भट्टी में अपचयन से प्राप्त धातुएं, जैसे सिलिका हो जाए, प्राप्त धातुएं जैसे सिलिका, सिलिका को हम जैसे बालू कहते हैं, सिलिकॉन हो जाए, जैसे क्या हो जाए, सिलिकॉन हो जाए, सिलिका हो जाए, तो सिलिकन कहते हैं, सिलिकन तथा फास्फोरस, क्या क्या प्राप्त हो जाए भाई, सिलिकन तथा फास्फोरस प्राप्त हो जाए, सिलिकन तथा फास्फोरस, सिलिकन तथा फास्फोरस प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए, सिलिकन और फास्फोरस, जैसे भट्टी, तो वो चाहे भर्जन करे, चाहे निस्तापन करें, चाहे प्रकलन करें, सब तो भट्टी में ही होता है। तो भट्टी में जब गर्म करते हैं, जब भट्टी में गर्म करते हैं तो हो सकता है सिलिकन प्राप्त हो, फास्फोरस प्राप्त हो, या मान लो एल्युमिनियम के अयस्क में सब मिला तो अशुद्धि हो जाएगी, एल्युमिनियम की तुलना में क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटी हो जाएगी, तो इसे हमें साफ करना पड़ेगा। इसे हम क्या करेंगे भाई, साफ करेंगे, ठीक है। तीसरी अशुद्धि क्या हो सकती है, धातुओं के ऑक्साइड जिनका अपचयन नहीं हो सका, धातुओं के ऑक्साइड जिनका अपचयन नहीं हो सका। अरे कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जिनका अपचयन नहीं होगा, कुछ ऐसे भी तो धातु ऑक्साइड होंगे जिनका अपचयन ही नहीं होगा, तो अभी किसके रूप में पाए जाएंगे, अशुद्धि के रूप में, किसके रूप में पाए जाएंगे, अशुद्धि के रूप में पाए जाएंगे। और चौथा क्या हो जाएगा, चौथी अशुद्धि किस टाइप की हो जाएगी, कहते हैं गालक, धातुमल आदि की अशुद्धियां, गालक, धातुमल आदि की अशुद्धियां, यह सभी अशुद्धि के रूप में पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इतने प्रकार की अशुद्धियां हैं, ये सब बहुत प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। तो इन सब अशुद्धियों के आधार पर ही हम लोग मेथड का यूज करेंगे। जैसे अब देख ले, अब बताओ कि मान लो कि उसमें नमी है, सपोज कर लो उसमें नमी है, अब तुम दूसरा मेथड लगाओगे तो खर्चा ज्यादा गिरेगा ना। जैसी अशुद्धि उसी तरह का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। अब मान लो हम जानते हैं कि कोई ऐसी अशुद्धि है जिसे कम खर्चे में निकाल सकते हैं, तो बड़का फैक्ट्री लगाने की क्या जरूरत है। जब अशुद्धि कम है तो उसी हिसाब से उसका प्यूरिफिकेशन करोगे तो खर्च कम आएगा, तो महंगाई कम ना होगी। अब क्या करोगे बच्चा तू लोग, कि मान लो कि अशुद्धि बहुत हल्की है लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज्यादा लगा दिए साफ करने में, तो क्या होगा, उसका कास्ट बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो प्यूरिफिकेशन का भी खर्च जोड़ा जाता है धातुओं के ऊपर। जैसे मान लो आप देखोगे आयरन प्योरली शुद्ध नहीं मिला, प्योर शुद्ध आयरन लोगे तो काफी हाई रेट का रहता है, कम शुद्ध लोगे तो क्या होगा, थोड़ा सस्ता होगा, क्योंकि प्यूरिफिकेशन के रेट में कमी ना आ जाती है वहां पे, ठीक है भैया। एक बार इसको देख लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चल रहे हैं। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे आसवन, पहला हम क्या पढ़ेंगे भाई, आसवन। पहला हमें क्या पढ़ना है, आसवन इंग्लिश में कहते हैं डिस्टिलेशन, आसवन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टिलेशन,
पहला हम लोग पढ़ेंगे भाई आसवन। क्या पढ़ेंगे? आसवन। अरे बिल्कुल एग्जाम्पल दे के समझाएंगे। अभी तो ये सब अशुद्धियां थी ना, अब उस एग्जाम्पल से समझाएंगे, अब एग्जाम्पल से समझाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। ठीक है भाई, तो देखो आसवन पढ़ना है ना, डिस्टिलेशन। थोड़ा गर्मी लग रही थी भाई, ठीक है ना? यहाँ पे देखो इतनी लाइट जलती है ना, गर्मी लगने लगती है। आप कितनों भी कम पहने रहोगे तब वो यहाँ पे ठंडी नहीं लगेगी, ठीक है ना? अच्छा आगे से हटिए सर। अच्छा लिख लो, लिख लो, लिख लो, फटाफट लिखो। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है भाई, अब देखो जैसे ना आसवन विधि का भी उपयोग करते हैं, तो कहते हैं कुछ धातुओं के, समझो, जैसे कुछ धातुओं के जो क्वथनांक होते हैं कम होते हैं। कुछ धातुओं के क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। तो उन धातुओं को हम वाष्पीकृत कर देंगे। कुछ धातुओं के जो क्वथनांक होते हैं कम होते हैं, तो हम उन्हें क्या करेंगे? वाष्पीकृत कर देंगे। वाष्प में, भाप में, वाइपर में बना देंगे। वाइपर, और उसके वाइपर को इकट्ठा करके ठंडा कर लेंगे। उसके वाइपर को इकट्ठा करके क्या कर लेंगे भाई? ठंडा कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? पहले समझो। तो आसवन विधि कब लगाते हैं? तो आसवन विधि तब यूज करते हैं जब धातुओं के क्वथनांक कम हो। जब धातुओं के क्वथनांक कम, तो हम उन्हें वाष्पित कर देते हैं। और जो अशुद्धियां उनका क्वथनांक ज्यादा हो, तो हम उन्हें वाष्पित कर देंगे और उनके वाष्प को कलेक्ट करके ठंडा करके धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं सीधे सीधे लगाता हूं। आसवन विधि सब जानते हो, आसवन विधि होती क्या है ना? आसवन विधि आप सब जानते हो क्या होता है। मैं सीधे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। मैं सीधे सीधे एग्जाम्पल की बात करता हूँ। तो पारा, जिंक, आर्सेनिक, कैडमियम। पारा, जिंक, आर्सेनिक, कैडमियम, ठीक है ना? पारा, जिंक, आर्सेनिक, कैडमियम, बिस्मथ आदि धातुओं का शुद्धिकरण इस विधि द्वारा किया जाता है। बिस्मथ आदि धातुओं का, आदि धातुओं का शुद्धिकरण इस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है ना? विधि सब लोग जानते हो, मेथड सब जानते हो, लेकिन एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पारा का शुद्धिकरण किस विधि से करते हैं। पारा का शुद्धिकरण किस विधि से करते हैं, तब क्या करोगे? भजन बजाओगे? इधर देखो, पारा, पारा को हम लोग Hg कहते हैं। पारा को क्या कहते हैं? Hg, मरकरी। पारा को क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। ठीक है, चलो दूसरा मेथड पढ़ेंगे हम लोग, द्रवण। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा भैया? द्रवण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? लिक्वेशन। इंग्लिश में बोलेंगे इसे लिक्वेशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लिक्वेशन बोलते हैं, द्रवण बोलते हैं। आसवन का डिफिनेशन अपने मुंह से बता तो रहे हैं कि आसवन, आसवन विधि पहले कब यूज करते हैं? तो जब धातुओं का क्वथनांक कम हो, तो उन धातुओं को वाष्पीकृत करके उनके वाष्प को इकट्ठा करके ठंडा कर लेते हैं, जिससे वह धातु हमें प्राप्त हो जाती है। और उसकी धातुएं यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, पारा, जिंक, ये सब। ठीक है, ठीक है भाई, चलो।
चले भाई दूसरा। चलो द्रवण विधि समझो क्या होता है। द्रवण विधि क्या होता है कि हम लोग सिंपली कहते हैं सरलता पूर्वक गलनी धातु जो आसानी से गल जाए। सरलता पूर्वक गलनी धातु जो आसानी से गल जाए, जो आसानी से क्या हो जाए, गल जाए। तो इसे एक ढलवा भट्ठी में, किस भट्ठी में भैया, ढलवा भट्ठी में। और ढलवा भट्ठी परावर्तनीय है, यह प्रोसेस किसमें कराया जाता है, तो परावर्तनीय भट्ठी में ना। यह प्रोसेस कहाँ कराते हैं, ढलवा तल वाली परावर्तनीय भट्ठी में। ढलवा तल वाली परावर्तनीय भट्टी में कराते हैं। यह प्रोसेस कहाँ कराते हैं, ढलवा तल वाली परावर्तनीय भट्टी में। अब समझो करते क्या है, जो आसानी से, जो धातुएं आसानी से गल जाए, जो धातुएं आसानी से गल जाए तो उनको ढलवा तल वाले, ढलवा मतलब थोड़ा स्लोप में होता है, ऐसे थोड़ा स्लोप में, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा ढलान पे रहेगा, ऐसे थोड़ा सा ढलान पे रहेगा। तो इधर धातुओं को रख के गर्म किया जाता है, तो शुद्ध धातुएं ऐसे गलते हुए, मतलब शुद्ध धातुएं पिघल कर नीचे इकट्ठा हो जाती हैं और जो अशुद्धि रहेगी यहीं पे जमी रह जाती है। तो इस तरह से धातुओं का शोधन करते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे देखो कुछ ऐसे ढलवा तल वाला, मतलब एक भट्ठी रहेगा, मान लो ऐसे भट्ठी है, कोई भट्ठी रहेगी बड़ी सी, और इधर आग वाग सब जलाते रहते हैं, तो ढलवा तल रहता है ना। जब ढलवा तल रहेगा तो इधर इधर ही हम लोग अयस्क को रख देंगे, धातु धातु जो हमें प्राप्त है रख देंगे और इसको गर्म करना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, गर्म, इसको क्या करेंगे भाई, गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो यहां से जो धातु है वो आसानी से गलित हो जाएगा। तो धातु गल कर धीरे 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 इधर बर्तन रखा रहेगा, कलेक्ट हो जाएगा, वहां पे इकट्ठा कर लेंगे और अधातु पिघलेगा नहीं, यहीं पे पड़ा रह जाएगा, तो वहां से निकल जाएगा आराम से। तो इसी को हम कहते हैं क्या, द्रवण। इसी को क्या कहते हैं, द्रवण कहते हैं। तो इनमें, तो इसमें एग्जाम्पल के लिए जैसे किन धातुओं का किया जाता है, किन धातुओं का शोधन करते हैं, तो इनमें हम लोग लेड का करते हैं, टीन का करते हैं, लेड का, टीन का, बिस्मथ का आदि। इन धातुओं का शोधन कहाँ करते हैं, द्रवण के द्वारा। इन धातुओं का शोधन कैसे करते हैं, द्रवण के द्वारा करते हैं। ठीक है भाई। चलो अगला हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। चले आगे। ठीक है अगला चलो, तीसरा पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। ठीक है, तीसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। इसको बोलते, इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ जी, काहे रो रहा है, देखो ये सब मुंह निपोर के सब क्या बोल रहे हैं, बताओ भैया, बताइए सर ना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या क्या बताएं भाई, क्या कह रहे हो बताओ, क्या कह रहे हो बताओ, फटाक से, फटाक जल्दी बताओ। यूपी बोर्ड वालों के लिए नहीं है, बिल्कुल यूपी बोर्ड वालों के लिए नहीं है। चलो कोई नहीं बोलने वाला है, खाली सब उससे चिल्लाओ। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण प्रोसेस क्या होता है, तो देखो पहली चीज जानो कि धातुओं के अपेक्षा अधातु जल्दी ऑक्सीकृत होते हैं।
धातुओं की अपेक्षा अधातु क्या होते हैं, जल्दी ऑक्सीकृत होते हैं। फिर समझो, धातुओं की अपेक्षा अधातु क्या होते हैं, जल्दी ऑक्सीकृत होते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। धातुओं की अपेक्षा अधातु जल्दी ऑक्सीकृत होते हैं। तो हम करते क्या है कि गलित धातुमल, किसको, गलित धातुमल, जो हमारे पास गलित अवस्था में अयस्क है, तो जो गलित अवस्था में अयस्क है उनको हम गर्म करते हैं। उनको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे अधातु ऑक्सीकृत होकर मलफेन के रूप में निकल जाती है, फेन के रूप में निकल जाती है, जिसे हम अलग कर लेते हैं और धातु हमारा सिर्फ बच जाता है। तो इसमें ठीक है, तो बात समझिए। तो ऑक्सीकरण के प्रोसेस में होता क्या है कि अधातु की जो ऑक्सीकृत क्षमता होती है ज्यादा होती है, धातु की ऑक्सीकृत क्षमता कम होती है। तो हम धातु मल को हम हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो अधातु जो है वह ऑक्सीकृत होकर मलफेन, किसके रूप में, फेन के रूप में, मलफेन, मलफेन के रूप में यहाँ से अधातु क्या होते हैं, अधातु निकल जाते हैं और हमें धातु प्राप्त हो जाता है। तो इनमें कैसी धातुओं का हम शोधन करते हैं, किस प्रकार की धातु का, तो इसमें लेड, किसका, लेड धातु का। ठीक है ना, इसमें एग्जांपल में किसका हो जाएगा, लेड, पीबी, लेड क्या, लेड, पीबी। इनका हम लोग किस विधि से, ऑक्सीकरण विधि द्वारा शोधन करते हैं। मलफेन मीन्स होता है भैया, मलफेन सिंबल समझ, ऊपर देखो ना गंदगी का एक परत जम जाएगा। जब इसको हीट किया जाएगा, धातु मल को जब हीट किया जाएगा तो ऊपर एक फेन की तरह जम जाता है, जो इन गंदगी का रहेगा, है ना। सर डिफिनीशन भी लिखवा दीजिए। डिफिनीशन मत लिखो यार, डिफिनीशन जब डिफिनीशन पूछा नहीं जाता है ना, जो डिफिनीशन पूछा जाएगा वह डिफिनीशन हम लिखवाएंगे, घबराओ मत। जो डिफिनीशन पूछा जाएगा उस डिफिनीशन को बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है, और देखो चौथा प्रोसेस क्या होगा, पोलिंग। चौथा पोलिंग प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, पोलिंग। तो क्या करेंगे भाई, पोलिंग। पोलिंग क्या होता है, ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या होता है, हम कहते हैं वे अयस्क जिनमें धातु ऑक्साइड के रूप में होती हैं, वे अयस्क जिसमें क्लास 6:30 से होता है, कभी कभार लेट हो जाता है, ठीक है। चलो भैया, हम कहते हैं, इसका मैं डिफिनेशन लिखवा देता हूँ, वे धातुएं जिनमें उनके ऑक्साइड, इसका डिफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ, पोलिंग है। वे धातुएं, क्या लिखेंगे डिफिनेशन भाई, वे धातुएं जिनमें उनके ऑक्साइड, जिनमें उनके ऑक्साइड, जिनमें उनके ऑक्साइड अशुद्धियों के रूप में, ऑक्साइड अशुद्धियों के रूप में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। वे धातुएं जिनमें उनके ऑक्साइड अशुद्धियों के रूप में उपस्थित होते हैं, इस विधि द्वारा शोधित किया जाता है। इस विधि द्वारा शोधन किया जाता है। इस विधि द्वारा शोधन किया जाता है। ठीक है भाई।
वे धातुएं जिनमें उनके ऑक्साइड अशुद्धियों के रूप में, उनके ऑक्साइड अशुद्धियों के रूप में होते हैं, मतलब धातुओं के जो अशुद्धियां उन्हीं के ऑक्साइड के रूप में रहेंगी, तब उनका हम किस विधि द्वारा करेंगे शुद्धिकरण? पोलिंग द्वारा। अब इस विधि में करते क्या है, हम लोग इसे भट्ठी में गर्म करते हैं और हरे बंबू से चलाते हैं, मतलब हरे बल्ली से। बल्ली जो होगा, जो चलाने वाला लकड़ी होगी, वह हरा हरा होगा, मतलब ताजा लकड़ी काट कर उन्हीं से चलाया जाता है, समझ रहे हो? हरे बल्लियों से चलाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ताजा। बात समझ में आ रहा है? जैसे किसी डाली को काट कर उससे आप कुछ चलाओ, जैसे चिकन बनाते हो, सब लोग चिकन बनाते हो तो उसे एक पेड़ की डाली काट लाओ पतली सी, उसे चलाओ, है ना? उसी तरह से यह प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है मैं समझाता हूं। कहते हैं इस विधि में अशुद्ध धातु को परावर्तनी भट्ठी में, इस विधि में मैं लिखवा देता हूं, इस विधि में, इस विधि में अशुद्ध धातु को परावर्तनी भट्ठी के, अशुद्ध धातु को परावर्तनी भट्टी के, परावर्तनी भट्टी के उथले चूल्हे पर रख कर पिघलाया जाता है। उथले चूल्हे पर रख कर पिघलाया जाता है। उथले चूल्हे पर रख कर पिघलाया जाता है, पिघलाया जाता है तथा पिघली धातु को हरी लकड़ी की बल्लियों द्वारा, तथा पिघली धातु को हरी पिघली धातु को हरी लकड़ी, पिघली धातु को हरी लकड़ी की बल्लियों द्वारा चलाया जाता है, की बल्लियों द्वारा चलाया जाता है। क्या किया जाता है? चलाया जाता है। उथले क्या होता है? उथले का मतलब भाई उसी भट्ठी है, उथले का हुआ मतलब सिंपल सा भट्ठी में यार, उसके चूल्हे पर चलाया जाता। उथले टर्म कोनो खास टर्म नहीं, चूल्हे से, ठीक है, समझ, चूल्हे पर जलाया जाता, चलाया जाता है। बल्लियों से निकलने वाले हाइड्रोकार्बन गैसें, बल्लियों से, बल्लियों से निकलने वाले, निकलने वाले हाइड्रोकार्बन गैसें, क्यों? अब हरे पेड़ पौधों को जलाते हैं तो उसमें से हाइड्रोकार्बन गैस निकलती है। हरे पेड़ पौधों को जलाते हो तो क्या निकलते हैं? जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म निकलता है, हाइड्रोकार्बन गैसें निकलते, उधर कह रहा है बल्लियों से निकलने वाले हाइड्रोकार्बन गैसें गैसों के रूप में पृथक हो जाती है। गैसें धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित कर देती है। गैसें धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित कर देती,
अपचयित कर देती हैं। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब जो हरी हरी बल्लियां हैं, जो हरी हरी कलियां हैं, उनसे क्या निकलेगा? हाइड्रोकार्बन गैस निकलेगी और धातु ऑक्साइड को अपचयित कर देगा। धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित कर देती है तथा अशुद्धियां गैसों के रूप में पृथक हो जाती है। तथा अशुद्धियां गैसों के रूप में, अशुद्धियां गैसों के रूप में अलग हो जाती है। अशुद्धियां गैसों के रूप में अलग हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही सर जी, हरे बल्ली से ही चलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हरे बल्ली से ही चलाते हैं। बात समझ में? इसे पोलिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोलिंग प्रोसेस कहते हैं। बात समझ? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई हम लोग? पोलिंग प्रोसेस। बात समझ में आ रहा है? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पोलिंग प्रोसेस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बात आप आगे रखें। एक काम आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है। इंपॉर्टेंट लाइन वो है क्या कि इन्हें परावर्तनी भट्ठी याद रखना। कि पोलिंग का प्रोसेस कहाँ होता है? परावर्तनी भट्ठी में होता है। याद रखना चाहिए आपको कि पोलिंग प्रोसेस कहाँ कराया जाता है? परावर्तनी भट्ठी में कराया जाता है। याद रहेगा? पोलिंग कहाँ कराया जाता है? परावर्तनी भट्ठी में कराया जाता है। याद रहेगा भाई? अगला रहेगा वैद्युत अपघटनी परिष्करण। अगला पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, वैद्युत अपघटनी परिष्करण। वैद्युत अपघटनी परिष्करण। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सर हरे बल्लियों में बिरयानी भी बनाते हैं। अरे वाह, बिरयानी ना। चलो ठीक है, बनाते हैं। ठीक है भाई, चलो। चलो भाई, बात करते हैं वैद्युत अपघटन परिष्करण मतलब विद्युत अपघटन शुद्धिकरण की बात कर ले। विद्युत अपघटन शुद्धिकरण क्या होता है? ठीक है ना? ठीक है भाई, चलो। तो देखो बात करते हैं तो मैक्सिमम धातु का, अभी तक तो जो पढ़ रहे थे सब नौटंकी था। जो मैक्सिमम धातु है इसी विधि से शोधित की जाती है। जो मैक्सिमम धातुएं हैं उन्हें हम इस विधि से इलेक्ट्रोलिटिक मतलब विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा ही शुद्धिकरण करते हैं। जो मैक्सिमम धातुएं होती हैं उनका शुद्धिकरण कैसे करते हैं? इसी मेथड के द्वारा करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। अधिकांश धातुओं का शोधन इस विधि द्वारा किया जाता है।
लिखेंगे अधिकांश धातुओं का शोधन इस विधि द्वारा किया जाता है। अधिकांश धातुओं का शोधन इस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखते हैं इस विधि में धातु का एनोड, इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड, यहां से हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे इसके लिए। इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली शीट का तथा शुद्ध धातु की पतली शीट का कैथोड लगाते हैं। क्या करते हैं? पतली शीट का, शुद्ध धातु की पतली शीट मतलब चादर, पतली शीट का कैथोड। पतली शीट का क्या लेते हैं भाई? कैथोड लेते हैं। अशुद्ध धातु का एनोड लेंगे और शुद्ध धातु का क्या लेंगे? कैथोड लेते हैं। बस तो पतली शीट का कैथोड प्रयुक्त किया जाता है, कैथोड का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। एक मिला नालायक बोल रहा है हैप्पी बर्थडे सर, एक मिला बोल रहा है, फिर वही नालायक बोल रहा है अमरेश कुमार, फिर कह रहा है हैप्पी एनिवर्सरी सर। देखो ना, ये दुष्ट को और कोनो काम नहीं है, पढ़ना वढ़ना नहीं है। कह रहा है सर जी हमारे गांव में आयरन का डंडी यूज करते हैं, उसमें भी हाइड्रोकार्बन होता है क्या? अरे गधावा, ये धातुओं के शोधन में परावर्तनी भट्ठी में जब हम लोग अयस्कों को पिघला लेते हैं ना, वहां पे हम हरे बम्बू का प्रयोग करते हैं, हरे लकड़ी का प्रयोग करते हैं। इतिया तो करवा करेगा, तो कुछ और बनाता होगा ना। ठीक है, चल ठीक है। चलो भैया, तो बात को समझो। इस विधि में क्या करते हैं? अशुद्ध धातु का एनोड यूज करते हैं, अशुद्ध धातु का एनोड यूज करते हैं, शुद्ध धातु का हम लोग कैथोड यूज करते हैं। शुद्ध धातु का क्या करते हैं? कैथोड यूज करते हैं। ठीक है, आगे हट रहे हैं, हट रहे हैं, बिल्कुल हट रहे हैं। जिन्हें वैद्युत अपघटनी पात्र में रख देते हैं, जिन्हें जिन्हें वैद्युत अपघटनी, जिन्हें वैद्युत अपघटनी पात्र में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं भाई? वैद्युत अपघटनी पात्र में रख देते हैं। इस पात्र में धातु जिसका शोधन किया जाना है, इस पात्र में धातु जिसका शोधन शोधन किया जाना है, जिनका शोधन किया जाना है, के किसी उपयुक्त लवण को वैद्युत अपघट्य
के रूप में भर दिया जाता है। अभी मैंने वैद्युत रसायन में पढ़ाया था भाई ना, मैंने वैद्युत रसायन में पढ़ाया था, ठीक है। वैद्युत रसायन में हमने क्या पढ़ाया था आपको कि जिस धातु का इलेक्ट्रोड हो उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। पढ़ा था, जिस धातु का इलेक्ट्रोड हो उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। तो देखो यहाँ पर भी वही चीज बोली जा रही है, क्या कि वैद्युत अपघटनी पात्र में रख देते हैं। इस पात्र में इस पात्र में धातु जिसका शोधन किया जाना है, इस पात्र में धातु जिसका शोधन किया जाना है कि मतलब इसी धातु के उपयुक्त लवण को वैद्युत अपघट्य के रूप में भर दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है जिस धातु का शोधन करना है उसी के धातु के लवण को इसमें हम भरेंगे, उसी धातु के लवण को इसमें हम भरेंगे। और मैंने इसे वैद्युत रासायनिक मतलब वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है। कहते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, आगे बोलेंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसीलिए मैं लिखवा नहीं रहा था। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु एनोड से पिघलने लगती है। अशुद्ध धातु एनोड से पिघलने लगती है। अशुद्ध धातु एनोड से पिघलने लगती है तथा शुद्ध धातु कैथोड शीट पर एकत्रित होने लगती है। तथा शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित होने लगती है। ठीक है, बात समझ में आ गया भाई? यही पूरा मैटर है। बात समझ में आ गया कैसे इसका शुद्धिकरण किया जाता है? देखो होता क्या है, अधिकांश धातुएं इसी मेथड से की जाती। फिर कहा जा रहा है इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का पतली शीट का कैथोड प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वैद्युत अपघटनी पात्र में रख देते हैं। इस पात्र में धातु जिसका शोधन करते हैं उसी धातु के लवण को विलयन को वैद्युत अपघट्य के रूप में भरते हैं। तरह विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु एनोड से पिघलेगा। अशुद्ध धातु कहाँ से पिघलेगा? एनोड से पिघलेगा। अशुद्ध धातु कहाँ से पिघलेगा? एनोड से पिघलेगा, ठीक है ना। और शुद्ध धातु कहाँ होगी? कैथोड पर जमा हो जाएगी। शुद्ध धातु कैथोड पर जमने लगेगी, अशुद्ध धातु से एनोड पिघलने लगता है। तो धीरे धीरे जितना भी शुद्ध धातु है वह कैथोड पर जमा हो जाएगा और अशुद्ध क्या होगा? नीचे तली में बैठ जाता है। इस तरह से हम लोग इसे अलग कर लेते हैं। यह प्रोसेस है वैद्युत अपघटनी परिष्करण का, ठीक है। इसे फटाक से नोट करो, फिर एक डायग्राम बनाते हैं। इसके लिए डायग्राम है।
ठीक है भाई, चलते हैं आगे, आ जाओ। तो देखो करते क्या है, एक बड़ा सा बर्तन लेना है आपको, एक बड़ा सा बर्तन ले लिए, ठीक है भाई। और यहाँ पर ठीक है, यह हमने ले लिया एनोड, यह हमने क्या ले लिया, एनोड ले लिया। यह है एनोड, कैसा होता है, निगेटिव। एनोड कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है भाई। अब देखो, इसी में हम क्या लेंगे, पतली पतली सीटों का कैथोड लेंगे। सॉरी, इसी में हम पतली पतली सीटों को क्या ले लेंगे, कैथोड ले लेंगे। ऐसे पतली पतली सीटों को क्या ले लेंगे, कैथोड ले लेंगे, ठीक है भाई। और इन सबको क्या बोलेंगे हम, इन सबको हम बोलते हैं कैथोड। यह क्या है, कैथोड। कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब कह रहा है जिस धातु को इसमें हम शोधन करेंगे, जिस धातु का इसमें शोधन करना है, जिस धातु का हमें क्या करना है, शोधन करना है, उसी धातु का इसमें विलयन भरो। या जैसे कॉपर धातु का शोधन करना है, ये जैसे हमने कह दिया कॉपर का प्लेट लगा, किसका प्लेट लगा, कॉपर का, कहेंगे शुद्ध सीयू की पतली प्लेट, शुद्ध कॉपर की पतली प्लेट है, पतली प्लेट है। तो ये इसमें कौन सा विलयन भरा जाएगा तब, तो इसमें विलयन किसका भरा जाएगा, इसमें जो विलयन भरेंगे, वैद्युत अपघट्य भरेंगे, किसके रूप में भरेंगे, इसमें कॉपर सल्फेट भरना पड़ेगा। क्योंकि जिसका पतली धातु होगा, जिसका पतली धातु होगा, उसी का इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत अपघट्य डालेंगे, उसी का कोई लवण डालेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। ये पूरा इसमें हम लोग क्या भर देंगे, कॉपर सल्फेट, इसमें पूरा का पूरा क्या भर देंगे भाई, कॉपर, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ एनोड पे, यहाँ पे एनोड के पास क्या रहेगा, ढेर सारा यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ रखा रहेगा, एनोड के पास ढेर सारा अशुद्ध पदार्थ रखा रहेगा, ऐसे, ठीक है ना। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एनोड पंख, क्या बोलेंगे, एनोड पंख, एनोड पंख बोलेंगे। क्या होता है इसमें, एजी हो सकता है, एयू आदि, एजी एयू आदि ये सब हो सकते हैं, ठीक है ना। और यह पंख क्या होता है, तो नोट में लिख लेना, अक्रिय अशुद्धियां एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती हैं, नीचे लिख लेना, अक्रिय अशुद्धियां, अक्रिय अशुद्धियां एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, जिसे एकत्रित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख या कीच कहा जाता है, जिसे एनोड पंख या कीच कहा जाता है, कहा जाता है। बात को समझो, यह एनोड के पास, एनोड पर क्या रखेगा, एनोड में, एनोड साइड पूरा भरा जाएगा अशुद्ध, एनोड साइड में पूरा अशुद्ध मटेरियल को भरा जाएगा, जो अशुद्ध अयस्क है उसे भरा जाएगा, ठीक है। इसमें अशुद्ध अयस्क को भर देते हैं, और इसी विलयन में हम लोग धातु का
इलेक्ट्रोड, पतली पतली प्लेटों को इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, पतली पतली प्लेटों का क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। फिर दोनों में से धारा प्रवाहित की जाती है, और जिस धातु का शुद्धिकरण करना है, जिस धातु का शुद्धिकरण करना है, उसी धातु का इसमें लवण का वैद्युत अपघट्ट डालते, उसी धातु के लवण का इसमें वैद्युत अपघट्ट डाला जाता है। ठीक है, मैथ का टाइम हो गया गुरुजी, जल्दी हटिए। हाँ मैथ का टाइम हो गया। दीपक चौहान, मैथ का टाइम हो गया। चलो भाई आगे देखो। तो उसी के सल्फेट के विलयन को इसमें डुबो दिया जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम लोग इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो एनोड के पास से जो एनोड पर अशुद्धियां रखी गई, जो अशुद्ध ऑक्साइड रखा गया है, इसमें से धीरे धीरे यह सब पिघलना शुरू होगा, और पिघल कर जो शुद्ध धातु है वह कैथोड पर जमा होगा। पिघल कर जो शुद्ध धातु है वो कहाँ जमा होगा, कैथोड पर जमा होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, सारा शुद्ध धातु कैथोड के साइड जमा हो जाता है, और एनोड पर केवल अशुद्धियां बच जाती हैं, बाद में उसे निकाल लिया जाता है। इसे कहते हैं वैद्युत अपघटन परिष्करण। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन परिष्करण। आप इस डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है ना, इस डायग्राम को बना लीजिए। आगे चलते हैं। धातु का वैद्युत, और कौन सा चैप्टर से है, कौन सा चैप्टर है, यूपी वाले भी चैप्टर का क्लास लेना है। यूपी बोर्ड वालों को नहीं पढ़ना है भाई। ठीक है भाई आगे चले, बना लिए हो, आ जाओ आगे। अगला पढ़ेंगे हम लोग मांड विधि, अगला पढ़ेंगे हम लोग मांड विधि। ठीक है, मांड विधि से भाई निकिल का परिष्करण किया जाता है। मांड विधि से ज्यादातर हम लोग निकिल का परिष्करण करते हैं। मांड विधि से क्या करते हैं हम लोग, निकिल का, निकिल जानते हो ना, मांड विधि से निकिल का हम लोग शुद्धिकरण करते हैं। किसका करते हैं, निकिल का। मांड विधि से मैक्सिमम किसका परिष्करण करते हैं हम लोग, निकिल का किया जाता है। कहते किसे हैं, लिख लो, इस विधि से निकिल धातु का शोधन किया जाता है। इस विधि से निकिल धातु का शोधन किया जाता है। मांड विधि से क्या किया जाता है भाई, निकिल धातु का शोधन। मांड विधि से क्या किया जाता है, निकिल धातु का शोधन किया जाता है। बात समझ में आ रहा है।
अशुद्ध निकिल की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अशुद्ध निकिल की कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। अमरेश कह रहे हैं सॉरी सर फॉर मिस बिहेवियर। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वाष्पशील यौगिक के रूप में प्राप्त होता है। कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अशुद्ध निकिल की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यूपी बोर्ड वालों को क्यों नहीं पढ़ना है चाहिए सर? अरे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम कर रहे हैं। 330 से 350 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराने पर 330 से 350 केल्विन पर अभिक्रिया कराने पर 330 से 350 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराने पर निकिल कार्बोनिल NiCO4, निकिल कार्बोनिल को क्या बोलेंगे? NiCO4 निकिल कार्बोनिल वाष्पशील यौगिक के रूप में प्राप्त होता है। वाष्पशील यौगिक के रूप में प्राप्त होता है। के रूप में प्राप्त हो के रूप में क्या होता है भाई? प्राप्त होता है। अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करती है अतः अलग हो जाती। अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करती है अतः अलग हो जाती, अतः पृथक हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, पृथक हो जाती, अतः पृथक हो जाती हैं। फिर आगे लिखेंगे निकिल कार्बोनिल NiCO4 क्या बोलेंगे? निकिल कार्बोनिल की वाष्प को 450 से 470 की वाष्प को 450 से 470 केल्विन 470 केल्विन ताप पर क्या कर रहा है भाई? NiCO4 निकिल कार्बोनिल की ताप को 450 से 470 केल्विन ताप पर गर्म करने पर वह अपघटित हो जाती है। करने पर वह अपघटित हो जाता है। अपघटित हो जाता है तथा शुद्ध निकिल प्राप्त होती है। तथा शुद्ध निकिल प्राप्त होती है। शुद्ध निकिल प्राप्त होती है जैसे है Ni निकिल है प्लस इसको किसकी उपस्थिति में? कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में हम लोग क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। कितने टेम्परेचर पे कह रहा है? 330 से 350 केल्विन पे। तो क्या बना लेगा? NiCO4 बना लेगा। ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा भाई। कह रहा है इस कॉम्प्लेक्स को NiCO4 के कॉम्प्लेक्स को
आप गर्म कर दो कितने पर, 450 से 470 केल्विन पर, तो क्या हो जाएगा, निकिल अलग हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, निकिल अलग हो जाएगा, फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब रहने देते हैं, बिल्कुल अब नहीं पढ़ाएंगे, अब नहीं पढ़ाएंगे, अब कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना, आज इतना ही। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो पहली चीज है कि इस मेथड से मांड विधि, क्या है इसका नाम, मांड विधि नाम है। मांड विधि से किसका शोधन करते हैं, निकिल का करते हैं। किसका शोधन करते हैं, निकिल का करते हैं। कैसे करते हैं, तो हमने बताया कि अशुद्ध निकिल की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 330 से 350 केल्विन पर अभिक्रिया कराने पर निकिल कार्बोनिल वाष्पशील यौगिक बनता है। निकिल कार्बोनिल वाष्पशील क्या बनता है, निकिल कार्बोनिल वाष्पशील यौगिक बनता है। और करा अशुद्धियां अभिक्रिया नहीं करती तो अशुद्धियां वहीं पर दूर हो गई, अशुद्धियां खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने अभिक्रिया किया ही नहीं, नीचे बैठी रहेंगी, अभिक्रिया कर लिए, इनको अलग कर लिए। फिर कह रहा निकिल कार्बोनिल की वाष्प को 450 से 470 केल्विन पर गर्म कर देंगे, निकिल अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से अलग हो जाएगा, मिल गया शुद्ध निकिल। बात समझ में आ रहा है, शुद्ध निकिल यहां से क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, चल हाँ पीडीएफ अपलोड करवा देंगे, पीडीएफ तो कल ही अपलोड हुआ था यार, पीडीएफ तो अपलोड हुआ है। ठीक है, चलो पीडीएफ अपलोड करवा देते हैं। और किसी को कोई समस्या है तो बताए, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। और बताओ क्या समस्या है। और समस्या बताओ। चलो मैंने बोल दिया पीडीएफ अपलोड तो अपलोड। और बोलो। अच्छा वैद्युत शोधन कैसे होता है धातु का वैद्युत शोधन कैसे होता है। भाई करते क्या है, एक बड़ा सा बर्तन रहेगा, है ना, उसमें एक एनोड डाल देंगे, एक कैथोड डाल देंगे। एनोड क्या करना है, अशुद्ध धातु का ही लेना है। एनोड क्या करना है, अशुद्ध धातु का ही एनोड ले लेना है। जो पहले से अशुद्ध धातु का ढेर हमें मिला है ना, जो ऑक्साइड गैस के लेना है, उसी को एनोड मान लो और उसमें धातु की प्लेट लगा दो। उसमें क्या करो, बगल वाले जो विलयन है जिसका शुद्धिकरण करना है, उसी का सल्फेट का विलयन डाल लो, उसी के धातु का एनोड कैथोड उसी में डाल दो, विद्युत धारा प्रवाहित कर दो। विद्युत धारा क्या कर दो भाई, मुस्कान कुमारी जी मैं बता रहा हूं, विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होगा, जिस धातु का कैथोड लगाए हो उसी धातु का शुद्धिकरण करना हो तब होगा। तो उसमें से क्या होगा, अशुद्ध वाले में से शुद्ध धातु धीरे 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 पिघल कर क्या होगी, कैथोड के साइड जमा होने लगी, कैथोड पर धीरे धीरे जमा हो जाएगी। ठीक है भाई, कैथोड पर धीरे धीरे क्या होगी, जमा हो जाएगी। और एनोड के पास केवल क्या बचेगी, अशुद्धि बचेगी। इस तरह से वहां से हम लोग वैद्युत धातु का वैद्युत शोधन करते हैं। बात समझ में आ गया। सर कल 6:30 बजे ही, हाँ क्लास देखो ना भाई 6:30 बजे से ही है, लेकिन ठंडी के कारण थोड़ा बहुत लेट अवेयर हो जाता है। थोड़ा तो आप समझ ही रहे होंगे ना, इंसान ही है, थोड़ा बहुत मान लो सो गए तो थोड़ी बहुत लेट क्लास हो जाती है। ठीक है भाई, राजनंदिनी जी ठीक है, बिल्कुल 6:30 से क्लास रहती है, लेकिन मान के चलो 10 5 मिनट 15 मिनट कभी लेट हो जाता है, ठंडी का समय चल रहा है। ठीक है, चलो और कोई समस्या किसी को, चलो समस्या नहीं है तो क्लास को ओवर किया जाए। एमपी बोर्ड में यह चैप्टर नहीं पढ़ना है, एमपी बोर्ड के लिए अगर रहेगा तो हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। और कोई समस्या, हाँ 6:30 बजे ही क्लास रहेगी। और कोई समस्या भाई बताओ कि चला जाए। हाँ हैव अ नाइस डे, बिल्कुल आपका दिन शुभ हो।
हाँ बिल्कुल, पर डे क्लास होता है भाई, पर डे क्लास होता है। पर डे मेरी 6:30 बजे की क्लास रहती है, ठीक है ना। पर डे मेरी क्लास जो होती है वह 6:30 बजे से होती है। ओके सर। यूपी सर, यूपी के लिए आएगा, आएगा यूपी के लिए, यूपी कालों का भी दिन आएगा, ठीक है ना। चलो चलो, ओके बाय। चलो ठीक है, अब बहुत बात हो गई, चलो चलते हैं। पढ़ाई करो यूपी बोर्ड वाले, अभी फिलहाल में जो पीछे की क्लास छूटी है उनका रिवीजन करते रहो। यूपी बोर्ड वाले जो पीछे का क्लास है उसका रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। तब तक रिवीजन कर लो, इधर हम पढ़ा रहे हैं अभी बिहार बोर्ड वालों के लिए, तब तक आप रिवीजन कर लो, ठीक है ना। सबके लिए भैया वही टाइम है प्रेजेंट में, एक चैप्टर जो चल रहा है यूपी बोर्ड में कटा है इसलिए, ठीक है ना। आप रिवीजन करते रहो। नीतीश कुमार जी आपका कमेंट बिल्कुल दिखता है। सर आईपीएससी नेम बता दो प्लीज सर। संडे को 12 बजे लाइव चले आना यूट्यूब पे भैया, यूट्यूब क्लास आईपीएससी की चलेगी, ठीक है। पुष्कर रोजोरा पूछ रहे हैं आईपीएससी बता दो, आईपीएससी बता दिया जाएगा, ठीक है। संडे को 12 बजे लाइव क्लास चलेगी, मैसेज भी जाएगा आपको, आप लाइव जुड़ जाना, वहाँ पे आईपीएससी पूरा पढ़ा देंगे, क्लास 11th का 12th का दोनों पार्ट पढ़ा देंगे, ठीक है ना। माय नेम इज शुभम। ओके K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक है भाई, जितेंद्र कुमार, जितेंद्र हो गया भाई। सर बिहार बोर्ड वालों के लिए क्वेश्चन, बिहार बोर्ड और जेएससी बोर्ड का क्वेश्चन एक ही होता है सर। अच्छा सर, चैप्टर 2 एक बार रिवाइजन करो। अच्छा बिलियन वाला चैप्टर बिल्कुल रिवीजन करवा देंगे, अभी इसके लिए मैं क्वेश्चन यूट्यूब पे ला रहा हूँ, ठीक है ना। यूट्यूब पर लेकर आएंगे मैराथन क्लास। चैप्टर 2 के लिए का मैं 1 से लेके 5 तक के लिए सबका यूट्यूब पे मैराथन क्लास लेने वाला हूँ, वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। हिमांशु जी बिल्कुल खुश रहिए आप, ठीक है। सबको बाय बाय, ठीक है ना। चलो भाई, और किसी कोई क्वेश्चन नहीं ना है, चलो भाई। बिल्कुल हम सुन लिए भाई, चैप्टर 2 का रिवीजन हम फिर से करवा देंगे। सर क्लास कहाँ में करवाते हैं? यूट्यूब पे करवाते हैं, यहाँ पे चैनल पे करवाते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, और किसी की समस्या नहीं ना है। जितेंद्र जी आपका हो गया? ये देखो आप आईपीसी देख लो, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो।